तो मैंने क्या बोला, अलग सर बहुत बेकार पढ़ाता है, एमआर बहुत अच्छा पढ़ाता है, और जो भी मिलता है ना मैं बोलता अलग पांडे बहुत खराब पढ़ाता है, बहुत खराब। हाँ, अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है ना तो मैं एक पॉजिटिव साइड से बोलूँगा कि संतोष भवन के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं। तो महाराष्ट्र बोर्ड यूजलेस है अगर मेरे मुझसे पूछोगे तो। आगे जब कोई एग्जाम निकालने है तो फिर ये बोर्ड किस काम का है। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पे। मैं मोहित अगस्त्यमुनि दुबे, नेशनल मोटिवेशनल स्पीकर और स्टूडेंट कोच, एक और दमदार, जानदार, शानदार इंटरव्यू के साथ मैं आपके सामने आया हूँ। हमारे नाला सुपारा के सबसे पिछड़े क्षेत्र जिसे कहा जाता है संतोष भवन से एक लड़का मेरे साथ आज जुड़ा हुआ है, जिसने नीट का जो 2023 का रिजल्ट आया एक अच्छा स्कोर अचीव किया है और पूरी उम्मीद है कि MBBS वो क्वालिफाई कर ले जाएंगे। तो आइए बात करते हैं उस लड़के से जो उस सेक्टर से बिलोंग करता है जिसे काफी पिछड़ा हुआ माना जाता है हर तरीके से। कैसा रहा उनका जीवन, कैसी रही स्कूल लाइफ, क्या किया उन्होंने, कैसे आज ये अचीव हुआ, आगे वो क्या करना चाहेंगे, कितना बड़ा टारगेट उन्होंने अपने जीवन में बना के रखा है, लाइफ स्टाइल कैसी रही, कैसी होनी चाहिए, सब कुछ जानेंगे। नमस्कार, सबसे पहले आपका स्वागत है हमारे चैनल में। मैं चाहूंगा अपना नाम, अपना स्कूल, अपना कॉलेज, आपके जो परसेंटेज है, आपने जो नीट में स्कोर किया, वो कृपया हमारे दर्शकों को बताएं। हाय, मेरा नाम कमलेश विश्वकर्मा है और मैं संतोष भवन, नाला सुपारा में संतोष भवन का रहने वाला हूँ। और मेरे स्कूल का नाम विद्यार्थी विद्यालय था, मेरे घर के पास में ही था, तो मैंने अपना 10th वहीं से किया है। उसके अलावा मैंने अपना 12th भी, 11th 12th भी वहीं से किया है। तो ये तो मेरे 11th 12th स्कूल की बात हो गई। इसके अलावा अगर आप बोलोगे कि मेरा नीट में कितना है, तो ये मेरा 3rd अटेम्प्ट था और इस अटेम्प्ट में मेरा 586 आया है। और फाइनली होप सो कि इस 586 में मुझे मतलब कहीं ना कहीं अब कॉलेज मिल ही जाएगा, जिससे तो आप MBBS कर लेंगे। हाँ। तो जैसा कि आपने बताया कि आप संतोष भवन से बिलोंग करते हैं, कैसी है संतोष भवन की लोकेलिटी आपके हिसाब से? अगर आप मुझसे पूछोगे कि संतोष भवन की लोकेलिटी कैसी है, तो मैं ऐसे ही कहूँगा, इट्स लाइक, मतलब धारावी से कुछ बहुत ज़्यादा अलग नहीं है। यहाँ पर भी ऐसा है कि जहाँ पे सस्ता एजुकेशन मिल जाए वहाँ पे लोग चले जाते हैं। तो ऐसा ही कुछ मतलब मेरे साथ भी हो गया कि 11th 12th पास किया, उसके बाद अपना फिजिक्स वाला आया, तो सोचा कि फिजिक्स वाला आया है, अपना कम में दे रहा है, मैं भी अपना तैयारी करता हूँ। तो गोल था नहीं, लेकिन अब सोचा कुछ तो करना है तो यही करता हूँ। तो आया, अब स्टार्टिंग कुछ पता भी था नहीं, तो अपना मैंने बैच लिया फिजिक्स वाले से। अब स्टार्टिंग में कुछ कोई ना कोई गाइडेंस देने वाला मैं ऑनलाइन अपना कर रहा हूँ। तो जैसे जैसे मैंने मतलब जो भी उससे कर सका किया और मेरा 400 आया मार्क्स। उसके अलावा मतलब 400 में तो अब कहीं मिलने वाला है नहीं, और थोड़ा मतलब मुझे आइडिया तो हुआ कि मतलब क्या कैसे करना है, बट तो मैंने वापस से सेकंड के लिए ट्राई किया, मतलब सेकंड अटेम्प्ट के लिए, और सेकंड अटेम्प्ट में मैंने फिर एक बैच लिया। हालांकि मुझे मतलब रियलाइज़ नहीं हुआ कि मैंने फिर एक गलती कर दी है, क्योंकि गाइडेंस देने वाला कोई था नहीं। तो मैंने अपना जो पुराना वाला बैच था मुझे उसी को कंटिन्यू करना चाहिए था, पर मैंने नया बैच लेकर तो एक टीचर ही अपने को चेंज कर दिया और एक नया मतलब पढ़ाई पढ़ने लगा। इससे कारण मेरे मार्क्स कुछ ज़्यादा इंक्रीज हुए नहीं, क्योंकि सिलेबस फिर से पूरा हो नहीं पाया, और फिर वापस 475 मार्क्स यानी 60 मार्क्स ही बढ़े। तो फिर मतलब दूसरे साल में मुझे रियलाइज़ हुआ कि मैं गलती कहाँ कर रहा था। मैं गलती यहाँ कर रहा था कि मैं अपने टीचर बदल रहा था, और दूसरा ये है कि मैं टीचर बदलने के साथ साथ मतलब टेस्ट को फॉलो नहीं कर रहा था। ये नहीं कि जो अपना पुराना वाला है उसको ही कंटिन्यू करूँ। तो तीसरे साल में मैंने कुछ नया बैच वैच नहीं लिया, अपना जो पुराना छोड़ के रखा था जितना, उसको आगे कंटिन्यू किया और अपना सिलेबस ख़त्म किया। और एक्चुअली पहले में स्टार्टिंग में इंसान सोचता है कि वो सीधा एम्स मारेगा, तो मैंने भी वही सोचा था दूसरों की तरह कि मैं भी 720 लेके आऊँगा और एम्स मारूंगा। लेकिन जब 400 नंबर आए, सिलेक्शन भी नहीं हुआ, तब समझ में आया कि यहाँ तो सिलेक्शन ही नहीं हो रहा है, एम्स तो बहुत दूर की बात है। सेकेंड अटेम्प्ट में गया, बोला थोड़ा बहुत बड़ा नहीं सोचता हूँ, थोड़ा छोटा ही सोचता हूँ, तो 650 का सोचा। फिर वही हुआ मेरे साथ कि 650 का सोचा और 650 लाने के लिए तैयारी करने लगा। पहले सेफ जोन की तैयारी करनी चाहिए थी, लेकिन मैं उतना ज़्यादा तैयारी करने लगा कि फिर से मार्क्स नहीं हुआ। फिर थर्ड टाइम सोचा छोड़ो ये 720 650 लेके आना, सबसे पहले मैं सेफ जोन में पहुंच के अपना एक सिलेक्शन क्लियर करूँ, उसके बाद एक्स्ट्रा जितना भी रहेगा 720 लाने के लिए पढ़ूंगा। बट एंड फाइनली ये मेरा जो मैंने सोचा था वो सही भी निकला। एक्चुअली मैंने पूरा अपना सिलेबस किया इस बार, और पूरा अगर किस्मत अच्छी निकली तो थोड़ा एक्स्ट्रा हो भी सकता है, बट यहाँ पे किस्मत तो अच्छी निकली नहीं, लेकिन जितना सिलेबस किया था उसके हिसाब से इतना आ गया मेरा।
आपके हिसाब से जैसे जब बच्चा ऑनलाइन जाना चाहता है हाँ। या नीट की प्रिपरेशन करना चाहता है या JEE की प्रिपरेशन करना चाहता है, तो सबसे पहली चीज उसके पास उसके हाथ में क्या होनी चाहिए? अगर वो सबसे पहले तो उसके पास गाइडेंस होना चाहिए। Guidance। उसको यही नहीं पता है कि करना क्या है, बस चला गया आँख बंद करके किसी भी रास्ते पे और सोच रहा है कि मैं कर लूंगा। अच्छा, यहाँ बच्चे सिलेक्शन कैसे करते हैं? ऑफलाइन या ऑनलाइन? नहीं, स्ट्रीम का सिलेक्शन कैसे करते हैं कि मुझे इसमें जाना है, इसमें अगर जाना आप मुझसे बात करोगे कि मैंने कैसे किया, हाँ। तो ऐसा कोई सपना अपना नहीं था डॉक्टर बनने का। हाँ। ये बहुत लोग का होता है पर मेरा नहीं था। मैं बस अपना 10th पास किया, उसके बाद दोस्त लोग क्या कर रहे हैं, क्योंकि ऐसे लोग मतलब ऐसी लोकेलिटी में रहने के बाद आप बहुत ज़्यादा कुछ बहुत बड़ा करने की सोच नहीं सकते हो ना, सपोर्ट भी होना चाहिए। तो दोस्त लोग पता चला नीट के बारे में कि कम पैसा लगेगा, कम पैसे में MBBS होगा, तो बोला ठीक है मैं भी कम पैसे में कर लूँगा। तो दोस्तों का देखा जाए कि मैं भी आ गया नीट की प्रिपरेशन करने, लेकिन 11th 12th में नहीं, 12th के बाद आया। और 12th के बाद आते ही मतलब थोड़ा पता चला कि इतना भी आसान नहीं जितना बोलते हैं कि निकाल के चले जाओ, मतलब इसमें भी मेहनत बहुत ज़्यादा करनी पड़ती है। ऐसा ही स्ट्रीम का सिलेक्शन यही सोच कर करते हैं, मतलब मैक्सिमम लोग तो जो दोस्त लेगा उसके हिसाब से ही करते हैं, अगर मैं सच बोलूँ तो। गाइडेंस की कितनी कमी है हमारे एरिया में? बहुत, सबसे ज़्यादा अगर मैं बोलूँ ना, जो सेकंड थर्ड ड्रॉप वाले हैं ना, अगर आप उससे पूछोगे कि आपका सिलेक्शन क्यों हुआ, वो पहला रीज़न यही देंगे कि मुझे किसी ने गाइडेंस नहीं दिया। पहला रीज़न वो यही देंगे, उनको किसी ने गाइडेंस नहीं दिया। अगर गाइडेंस दिया होता तो फर्स्ट ड्रॉप में या 12th में ही, फर्स्ट अटेम्प्ट में ही निकाल चुके होते। लेकिन बहुत सारे टीचर कहते हैं हम 50 साल से पढ़ा रहे हैं, 20 साल से पढ़ा रहे हैं, ये किया है वो किया है, उसके बावजूद भी यदि बच्चों में गाइडेंस की कमी है तो इसकी वजह क्या है? अगर बहुत सारे टीचर कहते हैं कि हम 50 साल से पढ़ा रहे हैं, तो उसके सारे बच्चे क्यों नहीं निकलते? फिर कुछ बच्चे ही क्यों निकलते हैं, है ना? अगर आप मुझसे बोल रहे हो कि बहुत सारे टीचर 50 साल से पढ़ा रहे हैं, इवन एलियन का ही मान लो, रेपेटो इंस्टीट्यूट है ऑफ द इंडिया ना, एलियन में कोई भी जाता है तो ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आता है। तो बाकी जो कोटा में 2 लाख बच्चे एलियन के हैं, उसमें से कुछ का हो गया ऑल इंडिया रैंक 1 लेकर आ गया, मैं मानता हूँ। बाकी लोग का क्या, वो लोग क्या अनडिजर्विंग थे? क्यों नहीं हो पाता? क्यों नहीं हो पाया? और वहाँ के जो आपको क्या लगता है क्यों नहीं हो पाता है? वेल रीजन कहाँ कमी रह जाती है? बच्चे में कमी है या इंस्टीट्यूशन में कमी है? अगर आप मुझसे बोलोगे कि क्योंकि मैंने तो ऑफलाइन लिया ही नहीं है, तो मैं ये तो बता नहीं पाऊंगा कि बच्चे में कमी है क्या कमी है। बट ये है कि इस एग्जाम में कंसिस्टेंसी मेंटेन करना बहुत मुश्किल है। लगता है कि रोज का 6 से 7 घंटा पढ़ूंगा हो जाएगा, बट बोलने से और करने में बहुत डिफरेंट है। मेरे साथ खुद का ऐसा हो गया है। फर्स्ट अटेम्प्ट में जब घर पे पढ़ रहा था तो जोश तो बहुत सारा था और पढ़ता भी था, लेकिन जैसे ही सेकंड ड्रॉप में क्या सिलेक्शन नहीं हुआ, पूरा डिप्रेशन में चला गया था मैं, और पढ़ाई लिखाई कुछ नहीं कर रहा था, सिर्फ अपना मूवी में था। तो थर्ड ड्रॉप में फिर लाइब्रेरी ज्वाइन करके कंसिस्टेंसी मेंटेन किया, तब जाके हुआ। तो यही है कि कंसिस्टेंसी बोलने से मेंटेन नहीं होती है, उसके लिए कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। घर पे तो नहीं होगा, इतना तो मैं बता सकता हूँ। मतलब छोड़ना पड़ेगा। क्या क्या छोड़ना पड़ेगा आपके हिसाब से, क्या लगता है? मैं यही बोल रहा हूँ कि हर कोई घर पे नहीं पढ़ सकता, कुछ पढ़ सकते हैं बट हर कोई नहीं पढ़ सकता। या तो लाइब्रेरी जैसा कुछ ज्वाइन करे, या तो जहाँ भी वो पढ़ता है वहाँ भी उनको बोले कि एक्स्ट्रा पढ़ने के लिए दो। फ्रेंड सर्कल बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, एक तो है कि पकड़ना चाहिए या छोड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए, बट फ्रेंड कौन से जो बहुत ज़्यादा सीरियस हो, और क्योंकि आपके जो डाउट्स हैं वो आप कहाँ से क्लियर करोगे? हर समय तो सर के पास नहीं जाओगे ना, सर लेक्चर ले रहेंगे और डाउट जाओगे, और इंस्टेंट डाउट सॉल्व करने के लिए तो फ्रेंड ही काम आएगा। तो आपका फ्रेंड सर्कल में सीरियस वाले होंगे तो बेटर रहता है। और जैसे महाराष्ट्र बोर्ड को आपने पढ़ा है, ठीक है, 11th-12th में आपने NCERT पैटर्न भी पढ़ा है, आपको क्या लगता है कि अगर महाराष्ट्र बोर्ड NCERT पैटर्न को पहले से लागू करे तो क्या महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चों को नीट में ज्यादा आसानी हो? बिल्कुल होगी, क्योंकि मैंने खुद मास्टर बोर्ड पढ़ा है, और मास्टर बोर्ड पढ़ने के बाद 1 साल का ड्रॉप लेना पड़ा, क्योंकि मास्टर बोर्ड पढ़ने के बाद नीट नहीं निकलने वाला है, इतना तो मुझे पता है। होता तो मेरा नहीं निकल जाता अब तक। फिर 1 साल का ड्रॉप लिया, तो मास्टर बोर्ड में हाँ ये तो है लागू, मतलब क्यों किसी से कॉम्पीट करना है? इससे अच्छा मास्टर बोर्ड को भी वही ला देना चाहिए ना, पढ़ाना तो वही है। तो और उसमें जो एक्स्ट्रा निकाल दो, आगे कुछ काम। मास्टर बोर्ड का एक तो है मार्क्स कहीं काम आने वाला है नहीं, कुछ ना कुछ एग्जाम का आगे निकालना ही है, कोई ना कोई कॉम्पिटेटिव एग्जाम। तो मास्टर बोर्ड यूजलेस है अगर मुझसे पूछोगे तो। आगे जब कोई एग्जाम निकालना ही है तो फिर ये बोर्ड किस काम का है? अच्छा करियर क्या होता है? अच्छा करियर वो होता है जिसमें आपको एक सेफ्टी हो, आपके पास पैसा है, तो अच्छा करियर तो वही होगा। आपको फैमिली को सपोर्ट करना है तो पैसा तो चाहिए कहीं ना कहीं से, तो अच्छा करियर तो वही है जहाँ पे अच्छी आपकी इनकम हो। तो इसीलिए लोग नीट के लिए जाते हैं, क्योंकि आप अगर आप कर लोगे तो उसके बाद आपका एक अच्छा खासा मतलब इनकम जनरेट होगा उससे।
नीट के अलावा कोई? नीट के अलावा भी है, लेकिन ऐसा हर एक करियर में कोई ना कोई कॉम्पिटिटिव एग्जाम तो निकालना ही पड़ेगा, चाहे कोई भी एग्जाम ले लो, गवर्नमेंट का कोई भी एग्जाम लो। करियर तो अच्छे हैं लेकिन कॉम्पिटिटिव एग्जाम हर चीज़ में निकालना पड़ेगा। मास्टर बोर्ड के मार्क्स से कहीं कुछ नहीं होने वाला है। बच्चे यहाँ पर टॉप करते बहुत खुश होते हैं, क्या लगता है आपको? अभी मेरे लोकेलिटी में एक बंदा 93% लेके आया है 10th का। हाँ। और वहाँ के जो सर टीचर लोग हैं ऐसा ढिंडोरा पीट रहे हैं जैसे कि ये प्राइम मिनिस्टर बन गया है वहाँ का। हाँ। मैं आपको बता दूँ 93% मतलब क्या है, यहाँ पे हर लोकेलिटी में कोई ना कोई बच्चा टॉप मार रहा है। और तो यहाँ पे सिर्फ 10th में 93% लाकर क्या ही मतलब ढिंडोरा पीट कर क्या मिलेगा, वो यूजलेस है। अगर 12th में भी 93 लेके आता वो भी यूजलेस है। तो मतलब मैं बोल रहा हूँ कि अगर आपको ज़िंदगी में आगे कुछ करना है तो कॉम्पिटिटिव एग्जाम निकालोगे, 10th 12th के चक्कर में मत रहो। एंट्रेंस ही निकालना है आपके कहने के हिसाब से, कि अगर लाइफ में कुछ करना है तो सिर्फ एक ही है कि एंट्रेंस निकालो, बाकी उसके अलावा कुछ नहीं। आप 10th में क्या थे, 8th में क्या थे, इससे कोई फर्क मतलब नहीं पड़ता है, बराबर। तो असली पढ़ाई कब शुरू होती है? असली पढ़ाई जब आप एंट्रेंस की तैयारी स्टार्ट करना करते हो तब हो सकता है। आप 10th के बाद ही एंट्रेंस की पढ़ाई स्टार्ट करना शुरू कर दो, तब आपकी असली पढ़ाई शुरू हो जाएगी। कुछ लोग होते हैं जो 9th से पढ़ना शुरू करते हैं और कुछ लोग मेरी तरह होते हैं जो 12th के बाद पढ़ना शुरू करते हैं। तो मतलब कोई उम्र नहीं होती, जैसे बहुत से लोग बोलते हैं बचपन से ही पढ़ो, बहुत प्रेशर रहता है, तो ऐसा तो कुछ नहीं कि मतलब बचपन से जो टॉपर है वो एंट्रेंस निकाल ही लेगा, ऐसी कोई तो बात है नहीं। ऐसा कुछ नहीं है। अगर मैं अब मेरी बात करूँ तो मेरे क्लास में मेरे जो फ्रेंड सर्कल है 4 लोग, वो सब टॉपर है। और अगर मुझसे बोलोगे तो मैं भी क्लास का टॉपर ही था, लेकिन यहाँ पे आके टॉपर लोग का कुछ मतलब नहीं होता है क्योंकि सब एक बराबर ही है। तो इस साल मेरा निकला, बाकी मेरे 3 लोग एक्चुअली मैं उनके लिए काफ़ी सैड फील करता हूँ कि उनका नहीं हुआ, बट टॉपर वो भी थे। संतोष भवन के स्कूलों का क्या हाल है? यहाँ की वेल हाँ, अगर आपको एंट्रेंस की तैयारी करनी है ना तो मैं एक पॉजिटिव साइड से बोलूँगा कि संतोष भवन के स्कूल्स बहुत अच्छे हैं अगर एंट्रेंस की तैयारी करनी है, क्योंकि आपको बोर्ड का प्रिपरेशन करना ही नहीं रहेगा। आपको हेल्प जो भी मिल जाएगी बोर्ड में अच्छे मार्क्स आने के लिए, क्योंकि एक क्राइटेरिया होता है ना, अगर आपको एग्जाम में अच्छा मार्क्स मतलब एग्जाम को अटेम्प्ट करना है तो एक क्राइटेरिया होता है, कोई भी एंट्रेंस एग्जाम को अटेम्प्ट करना है तो इतना मार्क्स आपको बोर्ड में लाना रहेगा। तो स्कूल में ये अच्छा है कि आप अगर बोर्ड में ध्यान नहीं भी देना चाहोगे तो भी आपको उतना मार्क्स आ जाएगा ताकि आप सीधा एंट्रेंस पे ध्यान दे सको। तो ये एक स्कूल का फायदा है, लेकिन एक ये भी है मतलब घाटा भी है, नुकसान भी है कि प्रेशर नहीं डालते बच्चों के पढ़ने पर, तो वो पढ़ते नहीं 11th 12th में, और स्टार्टिंग से ही पढ़ते नहीं क्योंकि उनको पता है कि यहाँ पर हेल्प तो मिल ही जाएगी, अच्छे मार्क्स तो आ ही जाएंगे। तो ये अच्छा भी है और बुरा भी है। हाँ, अच्छा ये ज्यादा है डिपेंड या करता बुरा है कि ज्यादा आप है? ये डिपेंड किस करता है, तरीके से लेते हैं? डिपेंड करता है पर्सन पे हो कि किस तरीके से लेता है। अगर मैंने सोचा है कि मुझे एंट्रेंस की तैयारी करनी है तो मेरे लिए तो अच्छा है, लेकिन अगर मैंने सोचा है मुझे नहीं करना है, मेरे को सिर्फ घूमना है, बाद में देखा जो होगा देखा जाएगा, तो मेरे लिए बेकार है। किस्मत में आप कितना मानते हैं? मैं तो बहुत ज़्यादा मानता हूँ, क्योंकि किस्मत नहीं होती तो यहाँ तक तो शायद ही पहुँच पाता। हार्डवर्क बिना हार्डवर्क के तो किस्मत भी साथ नहीं देने वाली है। तो हार्डवर्क जरूरी है, किस्मत जरूरी दोनों जरूरी है। दोनों जरूरी। कितना परसेंट? किस्मत 20-30% ज़्यादा काम नहीं आती, हाँ। मैक्सिमम तो हार्डवर्क ही है। बिना हार्डवर्क के किस्मत क्या ही साथ हार्डवर्क देगी। के साथ एक और चीज क्या चाहिए? स्मार्ट वर्क। स्मार्ट वर्क। और एक कोई चीज अभी अगर जो बच्चों में कमी होती है? डायरेक्शन की बात करें अगर, गाइडेंस, वो तो मैंने पहले ही कह दिया, हाँ। गाइडेंस तो बहुत इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम लोग जिनका सिलेक्शन नहीं होता उनका गाइडेंस का ही प्रॉब्लम होता है। वैसे ही विरार में आप क्या चेंज देखना चाहेंगे? अगर आपको नीट लेवल की मैं बात करूँ कि अगर बच्चों को नीट ज़्यादा से ज़्यादा क्वालिफाई करना है, वैसे ही विरार को एक हब बनाना, तो सबसे पहला परिवर्तन क्या होना चाहिए? इधर पे एक्चुअली ये है कि जितने बच्चों की ड्रॉप ले लेकर लाइफ बर्बाद हुई है, वो क्या सोचते हैं कि मेरी लाइफ तो बर्बाद हो ही गई है, मैं दूसरों की लाइफ भी बर्बाद करूंगा उसको गलत गाइडेंस देकर। और अगर आप मुझसे पूछोगे तो ऐसा मैंने भी काफ़ी बार किया है, क्योंकि मेरा 2 साल बर्बाद हो गया, मैं खुद ही 3rd ड्रॉप में आया। तो स्टार्टिंग में गुस्सा इतना ज़्यादा आता था, कोई भी पूछने आता था कुछ, उसको मैं हमेशा गलत गाइडेंस ही देता था। और लेकिन बाद में रियलाइज़ हुआ कि मुझे उसको गलत गाइडेंस देकर कुछ मतलब नहीं मिलेगा, क्योंकि टॉप मारने वाला तो टॉप मारेगा ही। अगर उसको गलत गाइडेंस देकर मैं उसको बोलूँगा कि हाँ ठीक है, उसको मैंने पीछे कर दिया गलत गाइडेंस देकर, तो टॉप मारने वाले तो फिर भी टॉप मारेंगे ना, चाहे वो यहाँ से नहीं हो कहीं और से हो। तो ये है कि अगर आपका साल बर्बाद हुआ है तो आप दूसरे का साल बर्बाद ना करो। तो यही हब सब में होता है। अभी आप किसी भी क्लासेस में देख लोगे तो बैनर छाप देंगे और वहाँ पे बच्चा चला जाएगा, ये नहीं देखेगा कि वहाँ पे कैसा है, पढ़ाई कैसे करवाते हैं, सीधा बैनर छाप देगा और चला जाएगा वो। तो ये सब भी मतलब मायने रखती है। अगर आपको यहाँ पे हब बनाना है तो मतलब बच्चों को जैसा कोटा में माहौल होता है वैसा आपको यहाँ पे माहौल देना पड़ेगा।
अच्छा टीचर बुरा टीचर, इसको लेकर आपका क्या कहना है? वेल ये तो लोगों के सेंस पे डिपेंड करता है कि क्या अच्छा क्या टीचर। अगर मैं ऑनलाइन बात करूँ फिजिक्स वाला से, तो फिजिक्स के लिए एमआर सर से मैक्सिमम लोग पढ़ना चाहते हैं, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि कोई ये नहीं कहेगा कि वो अच्छा टीचर अच्छा नहीं पढ़ाता है, ऐसे मैक्सिमम लोग कहेंगे। तो ये तो मेरे सेंस पे डिपेंड करता है ना कि मुझे उस टीचर से समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है। आपको नहीं समझ में आया तो टीचर अच्छा टीचर है बेकार है। बेकार अगर है। मैं खुद भी मतलब अलग पांडे हाँ। जो काफ़ी रेप्यूटेड सर है, हाँ। मैंने पहले उनसे यकीन 2021 में मैंने उनसे पढ़ा था फिजिक्स, हाँ। और उसके बाद मैं गया एमआर सर से पढ़ने। तो मैंने क्या बोला, अलग सर बहुत बेकार पढ़ाता है, एमआर बहुत अच्छा पढ़ाता है, और जो भी मिलता है ना मैं वो बोलता अलग पांडे बहुत खराब पढ़ाता है, बहुत खराब। जब थर्ड ड्रॉप में गया ना तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि ना अलग पांडे खराब पढ़ाता है, ना एमआर सर खराब पढ़ाता है, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो उस पर विश्वास नहीं कर रहा हूँ और अपना खुद का कुछ भी करते जा रहा हूँ। बिल्कुल, तो थोड़ी अपनी भी गलती है। अंत में लास्ट में मैं आपसे यही पूछूंगा कि एक शख्स जो आपके लाइफ में सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, जिसने आपको आज जो आपने स्कोर किया है उसमें आपकी मदद की हो। ऐसा तो मुझे लगता है मैं खुद ही हूँ, जिसने अपने आप को 2 साल जब गलती हुई तो तीसरे साल में मैंने खुद ही पता किया कि मैंने क्या गलती की है। सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन। हाँ, आप मुझसे पूछोगे कौन सा है, तो मैं खुद ही हूँ जिसने ये पता लगाया कि मेरी गलतियाँ क्या है। लास्ट फाइनल में आप क्या कहना चाहेंगे आने वाले एस्पिरेंट्स के लिए? कि मैं यही कहूँगा कि अगर आप नीट की तैयारी करते हो और अगर आप 11 से तैयारी करना शुरू करते हो, ठीक है, तो क्लासेस चाहे कोई भी हो, चाहे आप एलन जा रहे हो, चाहे फिजिक्स वाला से कर रहे हो, या फिर चाहे आप लोकल इंस्टीट्यूट हो, मेन चीज़ आपकी कंसिस्टेंसी है। कंसिस्टेंसी बोलने से नहीं आती है, और नहीं बोल दिया तो किसी सर ने बोल दिया तो इससे कंसिस्टेंसी मेंटेन होगी। कंसिस्टेंसी आपकी मेंटेन होगी, या तो आप ऑनलाइन लिए हो तो किसी बंदे के साथ कम्पीट करो, क्योंकि जितना आप कम्पीट करोगे दूसरे के साथ आप उतना आगे बढ़ते जाओगे। और इस जो अपना ये नीट का तैयारी है उसमें मेन चीज़ है सिलेबस। अगर आपका सिलेबस में एक चैप्टर भी छूटा है तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा। ये मैंने 2 साल करके देख चुका हूँ। तीसरे साल में रियलाइज़ हुआ कि सिलेबस मेन चीज़ है, भले मुझे कितना कम या ज़्यादा आता हो, लेकिन अगर मुझे सिलेबस आ रहा है तो मैं कर लूँगा उसको। तो ये थे हमारे साथ, बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका, आपने बहुत सारी बातें हमारे साथ शेयर की, और आई होप ये वीडियो से आप बहुत कुछ सीखेंगे, समझेंगे, कोशिश करेंगे अपने जीवन में उतारने की, क्योंकि एक ऐसा काम है जो हम कर सकते हैं, वो है कोशिश। अगर हम उसे लगातार, जैसा सर ने बताया, कंसिस्टेंसी के साथ अगर करते हैं तो हमें बेटर रिजल्ट ज़रूर मिलेगा। तो लगिए, दौड़िए, भागिए, मेहनत करिए, किस्मत पर विश्वास करिए, कुछ भी करिए, लेकिन अपनी कंसिस्टेंसी को मेंटेन करिए एक पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। एंड वन मोर थिंग, चलिए, कभी भी आप किसी दूसरे को पीछे करने के बजाय खुद आगे कैसे बढ़ो इसके बारे में सोचो, दूसरे को पीछे मत करो। सही बात है। तो इसी के साथ इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।